वायु प्रदूषण का बुरा असर अब सिर्फ हमारे और आपके स्वास्थ्य पर नहीं, बल्कि गर्भवती महिलाओं के पेट में पल रहे बच्चों के स्वास्थ्य पर भी हो रहा है। इसलिए अगर आपके परिवार में कोई गर्भवती महिला है जो दिल्ली एनसीआर में रहती हैं, तो कोशिश कीजिए कि उन्हें आके प्रदूषण से बचाया जाए। नमस्कार, मैं हूं रुचा अमरुद और हर दिन की तरह आपके लिए लेकर आई हूं खबरें अनकही। खबरें वही, लेकिन विस्तार में, उसके हर पहलू को समझते हुए, क्योंकि खबर सिर्फ जानना ही नहीं, समझना भी जरूरी है। खबरें अनकही में आज मैं बात करूंगी लालू परिवार में पड़ी दरार की। वैसे परिवार किसी का भी हो, बड़ों के लिए इससे ज्यादा कष्टकारी क्या हो सकता है कि उनके सामने उनके बच्चे लड़ रहे हों। बात होगी राजनीति में स्टार्टअप्स की, कितने पास कितने फेल। ट्रैफिक लाइट से जुड़ी एक दिलचस्प खबर भी आपको बताऊंगी और साथ ही जानेंगे भारत की आज तक की सबसे महंगी फिल्म के बारे में। लेकिन उससे पहले देखते हैं आज की बड़ी खबरें। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को फांसी की सजा सुनाई गई है। ढाका में इंटरनेशनल क्राइम्स ट्राइब्यूनल ने उन्हें मानवता के खिलाफ अपराध का दोषी करार देते हुए 2024 में हुई हत्याओं का मास्टरमाइंड बताया है। हसीना के समर्थन और इस फैसले के खिलाफ देश भर में हिंसा जारी है। ढाका में हिंसक प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने का आदेश दिया गया है। विधानसभा चुनाव में मिली हार को लेकर पटना में आरजेडी की समीक्षा बैठक हुई, जिसमें लालू प्रसाद यादव के साथ साथ राबड़ी देवी और मीसा भारती भी मौजूद रहीं। लालू ने कहा कि राष्ट्रीय जनता दल तेजस्वी के नेतृत्व में ही आगे बढ़ेगा और अगले चुनाव भी तेजस्वी के नेतृत्व में ही होंगे। सऊदी अरब में मदीना शहर के पास एक बस हादसे में 40 से ज्यादा भारतीयों की मौत हो गई। ज्यादातर लोग तेलंगाना के बताए जा रहे हैं, जो उम्राह करने के लिए सऊदी अरब गए हुए थे और मक्का से मदीना की तरफ जा रहे थे। तभी उनकी बस और डीजल टैंकर के बीच टक्कर हो गई। बिहार में चुनाव नतीजों के बाद एक बड़ा तूफान आया है और ये तूफान पूरे राज्य में नहीं, बल्कि लालू प्रसाद यादव के घर में आया है। जिस परिवार ने कभी बिहार पर राज किया, आज वो परिवार ही बिखर रहा है। पिता को किडनी दान करने वाली बेटी को घर से निकाल दिया गया। 3 और बेटियां राबड़ी आवास छोड़कर दिल्ली चली गई और बड़ा बेटा तेज प्रताप तो पहले ही अलग हो चुका है। लेकिन ये सब हुआ क्यों? आज हम इसी बिखराव के पीछे के कारणों को विस्तार से समझेंगे। बिहार में 243 सीटों पर चुनाव हुए। एनडीए ने 202 सीटें जीतकर जबरदस्त जीत हासिल की। लेकिन आरजेडी के लिए चुनाव किसी बुरे सपने से कम नहीं है। लालू की पार्टी के खाते में सिर्फ 25 सीटें आई हैं, जो 2010 के बाद उनका सबसे खराब प्रदर्शन है और इन्हीं नतीजों ने पार्टी को हिलाकर रख दिया। लोग सवाल पूछने लगे कि आखिर गलती कहां हुई, किससे हुई, और इसी सवाल ने परिवार में आग लगा दी। नतीजों के अगले ही दिन यानी 15 नवंबर को रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया पर बम फोड़ दिया। उन्होंने लिखा, मैं राजनीति छोड़ रही हूं और अपने परिवार से नाता तोड़ रही हूं। यही तो संजय यादव और रमीज चाहते थे। मैं सारा दोष ले रही हूं। रोहिणी कोई साधारण बेटी नहीं है। उन्होंने 3 साल पहले 2022 में अपने पिता लालू प्रसाद यादव को अपनी किडनी दान की थी। जब लालू बहुत बीमार थे, तब रोहिणी ने बिना एक पल सोचे अपनी किडनी दे दी। पिता की जान बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी। लेकिन आज वही बेटी कह रही है कि उसे परिवार से बाहर निकाल दिया गया। रोहिणी ने अपनी पोस्ट में लिखा, एक बेटी, एक बहन, एक शादीशुदा औरत, एक मां का अपमान हुआ। मुझे घर से बाहर निकाला गया, बेइज्जत किया गया, गालियां दी गईं और मारने की कोशिश भी की। सबसे दर्दनाक बात यह थी कि उन पर चप्पल उठाई गई। रोहिणी ने लिखा, उन पर गंदी किडनी के बदले टिकट खरीदने का आरोप लगाया गया। सोचिए, जिस बेटी ने अपना अंग दान किया, उसे ये सब सुनना पड़ा। कितनी शर्म की बात है। सोशल मीडिया पोस्ट के बाद उन्होंने पटना छोड़ दिया। एयरपोर्ट पहुंचने पर जब उनका सामना मीडिया से हुआ, तो उन्होंने आरोपों को फिर से दोहराया। मेरा कोई परिवार नहीं है। अब ये जाकर के आप संजय, रमीज, तेजस्वी यादव से पूछिए, मेरा कोई परिवार नहीं है। कोई लोग निकाला है हमको परिवार से, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं है उनको। पूरा दुनिया बोल रहा है जो चाणक्य बनेगा, तो चाणक्य से आप सवाल पूछिएगा। जब कार्यकर्ता चाणक्य से सवाल कर रहा है, पूरा देश दुनिया सवाल कर रहा है कि पार्टी का ये ऐसा हाल क्यों हुआ।
अब जब संजय और रमीज इन लोग का नाम लीजिए तो आपको घर से निकाल दिया जाएगा, आपको बदनाम किया जाएगा, आपको गाली दिलवाया जाएगा, आपके ऊपर चप्पल उठा करके मारा जाएगा। दीदी रोहिणी के बयान के बाद लालू परिवार को एक और बड़ा झटका लगा। लालू यादव की 3 और बेटियों ने भी राबड़ी आवाज छोड़ दिया। चंदा यादव, राजलक्ष्मी यादव और रागिनी यादव तीनों अपने बच्चों के साथ पटना से दिल्ली चली गई। ये कोई साधारण घटना नहीं थी। लालू का घर हमेशा परिवार का केंद्र रहा है, वहां सब साथ रहते थे, लेकिन अब कुल 4 बेटियों का एक साथ घर छोड़ना बताता है कि अंदर कितना गहरा संकट है। ये सिर्फ राजनीतिक मतभेद नहीं है, ये सत्ता में हिस्सेदारी को लेकर अंदरूनी लड़ाई है। हर किसी को लग रहा है कि उसे वो सम्मान नहीं मिल रहा जो मिलना चाहिए। इस पूरे मामले में रोहिणी को सबसे बड़ा साथ मिला भाई तेजप्रताप यादव से। जनशक्ति जनता दल की तरफ से सोशल मीडिया पर जो कुछ लिखा गया उसका लबोलुआब यह है कि मेरे साथ जो हुआ वो मैं सह गया, मतलब तेजप्रताप कह रहे हैं, लेकिन मेरी बहन के साथ जो अपमान हुआ वो असहनीय है। जब से मैंने सुना है कि मेरी रोहिणी बहन को चप्पल से मारा गया, मेरे दिल की आहट अग्नि बन गई है। इस घटना ने मुझे भीतर से झकझोर दिया है। हमारी बहन का जो अपमान करेगा, कृष्ण का सुदर्शन चक्र चलेगा। तेजप्रताप ने और भी कड़े शब्द इस्तेमाल किए। उन्होंने लिखा, कुछ चेहरों ने तेजस्वी की बुद्धि पर बादल डाल दिए हैं। अगर आप परिवार पर हमला करते हैं तो बिहार की जनता आपको कभी माफ नहीं करेगी। तेजप्रताप ने अपने पिता लालू प्रसाद यादव से गुहार लगाई। उन्होंने लिखा, पिताजी मुझे इशारा दीजिए, बस एक इशारा और बिहार की जनता इन जयचंदों को खुद दफन कर देगी। ये लड़ाई किसी पार्टी की नहीं है, ये परिवार की इज्जत, बेटी की गरिमा और बिहार के सम्मान की लड़ाई है। वैसे यहां मैं आपको याद दिला दूं कि इन्हीं तेजप्रताप को मई 2025 में ही लालू प्रसाद यादव ने 6 साल के लिए पार्टी से निकाल दिया था और उन्होंने अपनी अलग पार्टी बनाकर इस बार चुनाव भी लड़ा था। लेकिन अब बहन के अपमान पर वो फिर सामने आ गए हैं। रोहिणी और तेजप्रताप दोनों ने ही इस दरार के लिए संजय यादव का जिक्र किया है। आखिर ये संजय यादव कौन है जिसको दोनों ने जिम्मेदार ठहराया? तो इनके बारे में भी जान लीजिए। सच तो यह है कि संजय यादव का बिहार से कोई लेना देना नहीं है। वो तो मूल रूप से हरियाणा के रहने वाले हैं। उन्होंने भोपाल की माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई की है। पहले वो सॉफ्टवेयर कंपनी में नौकरी करते थे। फिर 2012 में उनकी मुलाकात तेजस्वी यादव से हुई। उस समय तेजस्वी आईपीएल में दिल्ली की टीम के लिए खेलते थे। दोनों की दोस्ती हुई। तेजस्वी को संजय की सोच पसंद आई। संजय ने तेजस्वी को आधुनिक राजनीति के गुर सिखाए। हालांकि सोचने वाली बात यह है कि जो बंदा सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करता था वो क्या ही राजनीतिक गुर सिखाएगा। खैर, 2012 में ही संजय आरजेडी में शामिल हो गए। शुरुआत में वो पर्दे के पीछे रहकर काम करते थे, लेकिन धीरे धीरे पार्टी में उनका प्रभाव बढ़ता गया। 2015 और 2020 के चुनावों में उन्होंने पार्टी को मजबूत करने में बड़ी भूमिका निभाई। संजय ने तेजस्वी को बदला। उन्होंने सुझाव दिया कि तेजस्वी को बड़े नेताओं के भाषण सुनने चाहिए, जॉर्ज फर्नांडिस, अटल बिहारी वाजपेयी जैसे नेताओं की स्टाइल सीखनी चाहिए। इसे कह सकते हैं कि तेजस्वी की कुछ हद तक ग्रूमिंग हुई। वैसे संजय ने ही सुझाव दिया था कि तेजस्वी को नीतीश कुमार के साथ जाना चाहिए। इससे आरजेडी को इलेक्टोरल बॉन्ड्स भी ज्यादा मिलने लगे, पार्टी की फंडिंग बढ़ी, लेकिन इसी के साथ संजय की ताकत भी बढ़ी। आज वो राज्यसभा सांसद हैं और तेजस्वी के हर फैसले में उनकी राय ली जाती है। परिवार तोड़ने वालों में अगला नाम आया है रमीज नेमत का। हैरानी की बात यह है कि रमीज का भी बिहार से कोई वास्ता नहीं है। ये साहब उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद रिजवान जहीर के दामाद हैं। रिजवान जहीर अभी ललितपुर जेल में बंद हैं। उनकी बेटी जेबा रिजवान श्रावस्ती में समाजवादी पार्टी में सक्रिय हैं और दामाद यानी ये रमीज बिहार की राजनीति में अपनी पैठ मजबूत कर रहे हैं। लेकिन रोहिणी के दावों से उनकी जड़ें हिल सकती हैं। रमीज पर यूपी में 11 गंभीर मुकदमे दर्ज हैं। इनमें हत्या का आरोप भी शामिल है। 4 जनवरी 2022 को तुलसीपुर के पूर्व चेयरमैन फिरोज पप्पू की गला रेतकर हत्या की साजिश के मुख्य आरोपी हैं रमीज नेमत। इस मामले में रमीज के अलावा पूर्व सांसद रिजवान और उनकी बेटी को भी गिरफ्तार किया गया था। 2023 में कौशाम्बी जिले में प्रतापगढ़ के एक ठेकेदार मोहम्मद शकील अहमद की हत्या में भी रमीज का नाम आया। उसके खिलाफ एनएसए के तहत भी कार्रवाई की गई थी और गैंगस्टर एक्ट भी लगाया गया। रमीज इसी साल अप्रैल 2025 में जमानत पर जेल से छूटकर बाहर आए थे। अब सवाल यह है कि ऐसा शख्स आरजेडी में कैसे आया? संजय यादव की तरह ही रमीज भी तेजस्वी के क्रिकेट के जमाने के दोस्त हैं। नेमत ने जामिया यूनिवर्सिटी से एमबीए की डिग्री ली है। वैसे
नेमत ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में करीब 30 मैच झारखंड की टीम के लिए भी खेले हैं। लेकिन 2015 में जब दोस्त तेजस्वी डिप्टी सीएम बना तो साल 2016 में बोरिया बिस्तर लेकर संजय यादव की तरह रमीज नेमत भी पटना चले गए। तब रमीज को डिप्टी सीएम ऑफिस में बैकडोर का काम दिया गया। उसके बाद रमीज सीधे तेजस्वी के ऑफिस से जुड़ गए। फिर वो तेजस्वी के डेली रूटीन और कैंपेनिंग का काम रेगुलरली देखने लगे। इस तरह तेजस्वी के इनर सर्कल में संजय की तरह रमीज भी काफी हैसियत रखते हैं। आज पार्टी और तेजस्वी के करीबियों में दोनों का रुतबा इतना बढ़ गया है कि उनकी वजह से परिवार में दरार आ गई है। बड़े बेटे ने अलग पार्टी बना ली है, 4 बेटियां घर छोड़कर चली गई हैं, लेकिन लालू, राबड़ी और तेजस्वी खामोश हैं। इस पूरे विवाद पर तीनों में से किसी ने एक शब्द तक नहीं कहा है। कोई सोशल मीडिया पोस्ट नहीं की, कोई बयान नहीं, कोई सफाई नहीं। ये रोहिणी के दावों पर मुहर लगने जैसा है। लालू, तेजस्वी की खामोशी और रोहिणी के आरोपों ने विरोधियों को बैठे बिठाए एक बड़ा मुद्दा दे दिया है। बीजेपी ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए आरजेडी की मानसिकता पर सवाल खड़े किए हैं। बीजेपी ने लालू की बड़ी बहू ऐश्वर्या यादव और रोहिणी का वीडियो शेयर कर निशाना साधा है। छापा, ठीक है, हम अपने ऊपर तो ले लेंगे, मेरे पिता पे क्यों छापा? ऊपर से हम आके उनसे बोलने आए। उसी समय उन्होंने गार्ड्स बुलाया है, मुझे मारा है, उसके बाद बाहर निकाल दिया है। मेरा फोन था जिसमें एविडेंस है वो भी छीन लिया और उसके बाद मुझे मारा है। उसके बाद ये सारा बॉडीगार्ड सब देखते रहता है। किसने मारा? राबड़ी देवी ने खुद मारा है हमको, सर पे मारा है, बाल खींच खींच के मारा है, पैर में चोट है। मेरा कोई परिवार नहीं है। अब ये जाकर के आप संजय, रमीज, तेजस्वी यादव से पूछिए, मेरा कोई परिवार नहीं है। वही लोग निकाला है हमको परिवार से, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं है उनको। पूरा दुनिया बोल रहा है जो चाणक्य बनेगा तो चाणक्य से आप सवाल पूछिएगा। जब कार्यकर्ता चाणक्य से सवाल कर रहा है, पूरा देश दुनिया सवाल कर रहा है कि पार्टी का ऐसा हाल क्यों हुआ। अब जब संजय और रमीज इन लोग का नाम लीजिए तो आपको घर से निकाल दिया जाएगा, आपको बदनाम किया जाएगा, आपको गाली दिलवाया जाएगा, आपके ऊपर चप्पल उठा करके मारा जाएगा। बीजेपी ने पोस्ट के कैप्शन में लिखा है, बिहार की जनता ने आरजेडी को ना चुनकर जंगल राज से बचा लिया है। जिस परिवार में बहू बेटियों को बाल पकड़कर और चप्पल से पीटा जाता हो, सोचिए ये लोग अगर सत्ता में आ जाते तो बिहार की बहन बेटियों के साथ कैसा सलूक करते। सलाहकारों की बढ़ती ताकत, परिवार के सदस्यों का घटता सम्मान और चुनाव में लगातार हार, सब मिलकर एक बड़े संकट की तस्वीर बना रहे हैं। जो लालू यादव कभी बिहार के जननायक कहलाते थे, आज उनके घर में उनकी ही बेटियों का अपमान हो रहा है। और सबसे दुखद बात यह कि वो खामोश हैं। ये खामोशी क्या साबित करती है? क्या ये मान लिया जाए कि रोहिणी जो कह रही हैं वो सच है? क्या लालू और तेजस्वी अब सत्ता के लिए परिवार को भी दांव पर लगा रहे हैं? क्या लालू प्रसाद यादव इस टूटे परिवार को फिर से जोड़ पाएंगे, या फिर यही वो अंत है जहां से आरजेडी के पतन की शुरुआत हो गई है? राजनीति में तो बिहार की जनता ने लालू परिवार को फिलहाल फेल कर दिया है। अब लालू, राबड़ी अपने बच्चों को वापस से जोड़कर परिवार को बचाने में पास हो पाएंगे या नहीं, ये बड़ा सवाल है। लेकिन ये हालात हमें जरूर सिखाते हैं कि जीवन में पद, पावर और पैसा यही हासिल कर लेना सब कुछ नहीं होता। परिवार भी बहुत जरूरी होता है। जंगल राज की आग में आज लालू का परिवार जल रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव में प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज को करारी हार का सामना करना पड़ा। इस हार ने राजनीतिक दुनिया में एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। भारत में नई राजनीतिक पार्टियां बनती तो हैं, लेकिन सफल बहुत कम हो पाती हैं। इसलिए उन्हें पॉलिटिकल स्टार्टअप्स तक कहा जा रहा है। चलिए समझते हैं कि आखिर इनके फेल होने के पीछे वजह क्या है। क्यों ये स्टार्टअप्स यूनिकॉर्न्स नहीं बन पाते? पहले प्रशांत किशोर के बारे में जान लीजिए। वो एक चुनावी रणनीतिकार थे, मतलब वो दूसरी पार्टियों को चुनाव जीतने के तरीके बताते थे। उन्होंने पीएम मोदी, नीतीश कुमार और कई बड़े नेताओं को चुनाव जीतने में मदद की थी, इसलिए लोग उन्हें किंग मेकर कहने लगे थे। लेकिन 2022 में उन्होंने फैसला लिया कि अब वो खुद राजनीति में उतरेंगे। 2022 से 2024 तक उन्होंने 665 दिन तक बिहार में पदयात्रा की। इस दौरान वो 2700 गांव में गए। उन्होंने 1 करोड़ से ज्यादा सदस्य अपनी पार्टी में जोड़े। बेरोजगारी, पलायन और युवाओं की समस्याओं को अपना मुद्दा बनाया। उनकी रैलियों में भीड़ भी खूब आती थी और भीड़ असली थी, पैसे देकर बुलाई नहीं गई ऐसा माना जाता है।
मीडिया में भी उनकी खूब चर्चा हो रही थी। 2 अक्टूबर 2024 को प्रशांत किशोर ने जन स्वराज पार्टी बनाई। प्रशांत किशोर ने चुनाव से पहले एक बड़ा दावा भी किया। उन्होंने कहा कि अगर नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को 25 से ज्यादा सीटें मिली तो वो राजनीति छोड़ देंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उनकी पार्टी कम से कम 150 सीटें जीतेगी। लेकिन नतीजे आए तो सब चौंक गए। जन स्वराज पार्टी ने 238 सीटों पर चुनाव लड़ा, लेकिन एक भी सीट नहीं जीत पाई। इससे भी बुरी बात यह हुई कि 236 सीटों पर पार्टी की जमानत जब्त हो गई। जमानत जब्त होने का मतलब है कि उन्हें 10% वोट भी नहीं मिले। 54 सीटों पर तो नोटा को भी जन स्वराज से ज्यादा वोट मिले। दूसरी तरफ जेडीयू ने 101 में से 85 सीटें जीत ली। अब पता नहीं वो राजनीति छोड़ेंगे या नहीं, लेकिन भले ही जन स्वराज कोई सीट नहीं जीती, लेकिन 35 सीटों पर उसे इतने वोट मिले जो जीत के अंतर से ज्यादा थे। इसका मतलब है कि पीके ने किसी न किसी पार्टी के वोट काट दिए। ज्यादातर लोगों का मानना है कि जन स्वराज ने आरजेडी को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया। दोनों पार्टियां एक जैसे मुद्दों पर चुनाव लड़ रही थी, बेरोजगारी, पलायन और नीतीश कुमार को हटाना। जन स्वराज को 18 लाख से कम वोट मिले। मतलब ये कि प्रशांत किशोर का एक भी दावा सही नहीं निकला। वो सिर्फ एक चुनावी रणनीतिकार की बड़ी बड़ी बातें थी। जन स्वराज वैसे अकेली पार्टी नहीं है जो शुरुआत में चर्चा में रही लेकिन फेल हो गई। कमल हासन की पार्टी मक्कल निधि मय्यम यानी MNM का भी यही हाल हुआ। कमल हासन बड़े एक्टर हैं और 2018 में उन्होंने अपनी पार्टी बनाई। 2021 के तमिलनाडु चुनावों में उन्होंने 142 सीटों पर चुनाव लड़ा, लेकिन एक भी सीट नहीं जीत पाए। खुद कमल हासन भी अपनी सीट से हार गए। 2019 के लोकसभा चुनाव में उनका वोट शेयर 3.7% था, जो 2021 में घटकर 2.5% रह गया। इसके बाद उनकी पार्टी में विद्रोह भी शुरू हो गया। बिहार में ही प्लूरल्स पार्टी है जो पुष्पम प्रिया चौधरी चलाती हैं। उन्होंने लगातार 2 चुनाव लड़े लेकिन एक भी सीट नहीं जीत पाई। फिर छोटी छोटी और पार्टियां हैं जैसे जीतन राम मांझी की हम और उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा। ये पार्टियां कुछ इलाकों में ही सिमट कर रह गई हैं। मुकेश साहनी की वीआईपी को एक भी सीट नहीं मिली। भारत में बहुत कम नई पार्टियां सफल हो पाती हैं। आम आदमी पार्टी वैसे इसका एक बड़ा उदाहरण है। आपकी स्थापना 2012 में हुई थी। ये पार्टी अन्ना हजारे के भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन से निकली थी। अरविंद केजरीवाल ने इसका नेतृत्व किया। आपको 24 घंटे 24/7 मीडिया कवरेज मिली और आंदोलन इसकी एक बड़ी ताकत थी। आज आप राष्ट्रीय पार्टी है, 2 बार दिल्ली और 1 बार पंजाब में सरकार बना चुकी है। आप सफल रही या असफल ये मापने के लिए कुछ और साल इंतजार करना होगा, लेकिन उसने अपनी एक जगह तो बनाई है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। 1982 में एनटी रामाराव, जिनको एनटीआर के नाम से जाना जाता है, उन्होंने तेलुगु देशम पार्टी यानी टीडीपी बनाई। एनटीआर बड़े फिल्म स्टार थे। उन्होंने तेलुगु अस्मिता और गौरव को अपना मुद्दा बनाया। सिर्फ 1 साल में उन्होंने 1983 के चुनाव में पूर्ण बहुमत से जीत हासिल की। उन्होंने इंदिरा गांधी की कांग्रेस को हराया जो 26 साल से सत्ता में थी। टीडीपी आज भी आंध्र प्रदेश की बड़ी पार्टी है। राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि नई पार्टियों के सफल होने के कुछ खास कारण होते हैं। पहला, अगर पार्टी किसी बड़े आंदोलन से निकली है, जैसे आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन से बनी। असम गण परिषद भी असम आंदोलन से निकली थी। दूसरा, अगर नेता का चेहरा बहुत पहचाना जाता हो। ये सिर्फ काम से नहीं बल्कि चेहरे से पहचान होती है। और जैसे दक्षिण में फिल्म स्टार्स की पार्टियां इसीलिए सफल होती हैं क्योंकि वो स्टार्स का नाम होता है, उनकी पहचान होती है। तीसरा, पार्टी किसी खास जाति या धार्मिक समूह को रिप्रेजेंट करे, जैसे बहुजन समाज पार्टी दलितों की आवाज बनी। चौथा, पार्टी किसी बड़े राजनीतिक परिवार या किसी पार्टी के टूटने से बनी है, जैसे ममता बनर्जी ने कांग्रेस छोड़कर टीएमसी बनाई। अगर हम प्रशांत किशोर को देखें तो वो कोई फिल्म स्टार नहीं है। वो एक जाने माने चुनावी रणनीतिकार जरूर थे, लेकिन आम लोगों में उनका चेहरा उतना पहचाना नहीं जाता था जितना किसी बड़े एक्टर या बड़े नेता का होता है। उनकी पार्टी किसी आंदोलन से नहीं निकली, वो किसी राजनीतिक परिवार से नहीं थे और ना ही किसी बड़ी पार्टी से टूट कर आए थे। हालांकि उन्होंने सही मुद्दे उठाए, बेरोजगारी, पलायन, युवाओं की समस्याएं। उन्होंने कोशिश तो की कि जाति से परे भी बातें हों, लेकिन बिहार में जाति की राजनीति बहुत मजबूत है। वोट जाति की लाइन पर बंटते हैं और इस खेल में प्रशांत किशोर नए थे। अब सबकी निगाहें तमिलनाडु में थलापति विजय की पार्टी तमिलगा वेत्री कलगम यानी टीवीके पर है। विजय बड़े फिल्म स्टार हैं
उन्होंने फरवरी 2024 में अपनी पार्टी बनाई और 2026 में विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। विजय के 85,000 फैन क्लब हैं जो पार्टी की ताकत बन गए हैं। उन्होंने साफ सुथरी राजनीति और भ्रष्टाचार मुक्त सरकार का वादा किया है। दक्षिण में फिल्म स्टार्स की पार्टियों का इतिहास अच्छा रहा है, लेकिन कमल हासन का उदाहरण भी सामने है, इसलिए देखना होगा कि विजय की पार्टी कैसा प्रदर्शन करती है। राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि नई पार्टियों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। पहली है आइडियोलॉजी, यानी विचारधारा को साफ करना, ये समय लेता है। दूसरी बात, लोग आसानी से नए प्रयोगों में रिस्क नहीं लेना चाहते। तीसरी है मीडिया में शुरुआती चर्चा के बाद कई बार ध्यान नहीं मिलता, उतना फोकस उन पार्टीज को नहीं मिलता। फंडिंग और सही प्रतिभा भी एक चुनौती है। पुरानी पार्टियां नई पार्टी को खत्म करने की पूरी कोशिश करती हैं, वो नई पार्टी को दूसरी की बी टीम बताती हैं। अगर हम भारत की राजनीतिक पार्टियों को देखें तो 6 राष्ट्रीय पार्टियां हैं, बीजेपी, कांग्रेस, बीएसपी, सीपीआईएम, नेशनल पीपल्स पार्टी और आप। कांग्रेस आजादी की लड़ाई से निकली है, बीजेपी विचारधारा से बनी और राम मंदिर आंदोलन से मजबूत हुई, सीपीआईएम कम्युनिस्ट विचारधारा की पार्टी है, एनपीपी एक जाने माने नेता ने अपनी पुरानी पार्टी छोड़कर बनाई, बीएसपी दलित समूह की आवाज बनी, आप भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन से निकली। ये सभी उदाहरण बताते हैं कि सफल पार्टियों के पीछे कोई ना कोई खास कारण होता है। राज्य स्तर पर भी यही पैटर्न दिखता है। टीएमसी ममता बनर्जी ने बनाई, जो जानी मानी नेता थी। बीजेडी में नवीन पटनायक के पिता का नाम था। एआईएमआईएम में असदुद्दीन ओवैसी के परिवार की पहचान थी। एलजेपी, एनसीपी शरद पवार और शिवसेना उद्धव ठाकरे सब टूटकर बनी पार्टियां हैं या राजनीतिक परिवारों की विरासत है। हालांकि इन सभी पार्टियों को भी पहली बार में कामयाबी नहीं मिली। आपके अरविंद केजरीवाल ने भी दिल्ली में पहली बार में बड़ी सफलता नहीं पाई थी। उन्होंने लगातार काम किया। प्रशांत किशोर के पास लाखों लोगों के वोट हैं, जिन्होंने उन पर भरोसा किया। अगर वो बिहार में बने रहें और काम करते रहें तो भविष्य में हालात बदल सकते हैं, लेकिन इतना आसान नहीं होगा। बिहार की जाति आधारित राजनीति बहुत मजबूत है और पुरानी पार्टियां अपनी जगह आसानी से नहीं छोड़ती। बात अगर उत्तर प्रदेश की करें तो यहाँ निषाद पार्टी, पीस पार्टी, अपना दल सोनेलाल और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी यानी एसबीएसपी जैसी छोटी पार्टियां हैं। ये पार्टियां खास जातियों या ग्रुप्स तक सीमित हैं। कभी कभार गठबंधन में कुछ सीटें जीत लेती हैं, लेकिन अकेले कोई बड़ी ताकत नहीं बन पाती। भारत में हर साल कई पार्टियां बनती हैं और चुनाव के बाद गायब हो जाती हैं। कई पार्टियां तो चर्चा का हिस्सा तक नहीं बन पाती, लेकिन जनसुराज और मक्कल निधि मय्यम जैसी पार्टियों ने चर्चा तो बनाई, हालांकि उसे वोट में नहीं बदल पाई। इससे कुछ बातें साफ होती हैं। पहली, भारत में नई राजनीतिक पार्टी बनाना बहुत मुश्किल काम है। दूसरी, सिर्फ अच्छे इरादे और मेहनत काफी नहीं है। पार्टी लीडर कोई बड़ी हस्ती होना चाहिए या फिर किसी बड़े आंदोलन का हिस्सा। तीसरी बात, पैसा, मीडिया का साथ और सही रणनीति सब जरूरी है। जाति और धर्म की राजनीति अब भी बहुत ताकतवर है। और आखिरी बात, धैर्य रखना जरूरी है। कोई भी पार्टी एक चुनाव में यूनिकॉर्न नहीं बन जाती। प्रशांत किशोर की हार और कमल हासन की नाकामी ये बताती है कि राजनीतिक स्टार्टअप का रास्ता बेहद कठिन है। अब देखना है कि विजय की टीवी के इस चुनौती को पार कर पाती है या नहीं। भारतीय लोकतंत्र में नई पार्टियों की जगह तो है, लेकिन सत्ता पर काबिज होने का रास्ता बहुत लंबा और बहुत मुश्किल है। क्या आपने कभी सोचा कि जो ट्रैफिक लाइट्स हम रोज देखते हैं, जिसके नियम कई बार हम तोड़ते भी हैं सड़क पर चलते हुए, उसमें बदलाव हो सकता है। वही 3 रंगों वाली लाइट, लाल, पीली और हरी, इन तीनों को तो हम जानते हैं। लाल मतलब रुको, पीली यानी सावधान और हरी यानी चलो। लेकिन अब बात हो रही है चौथे रंग की, सफेद रंग की बत्ती। जी हाँ, सही सुना आपने। अमेरिका की नॉर्थ कैरोलिना स्टेट यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक इस पर रिसर्च कर रहे हैं। अब सवाल ये आता है कि आखिर इस चौथी बत्ती की जरूरत क्यों पड़ी। तो इसकी वजह है खास तरह की गाड़ियां, जिन्हें हम ड्राइवरलेस कार या सेल्फ ड्राइविंग कार कहते हैं। ये वो कार्स हैं जिन्हें चलाने के लिए ड्राइवर की जरूरत नहीं होती। गाड़ी खुद ही चलती है, खुद ही रास्ता ढूंढती है, खुद ही फैसला लेती है कि कब मुड़ना है, कब रुकना है और कब तेज चलना है। नॉर्थ कैरोलिना यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अली हजबाबाई कहते हैं कि जब सड़कों पर ऐसी गाड़ियों की संख्या बढ़ेगी, तब ट्रैफिक को मैनेज करने के लिए एक नया सिग्नल चाहिए होगा। यही है वो सफेद लाइट। ये कोई साधारण बत्ती नहीं होगी, ये वायरलेस तरीके से उन सेल्फ ड्राइविंग कार से बात करेगी। जब किसी चौराहे पर बहुत सारी ऐसी गाड़ियां आ जाएंगी, तब ये सफेद बत्ती जलेगी और जब ये व्हाइट लाइट ऑन होगी तो इसका मतलब होगा अब ड्राइवर बस अपने आगे वाली गाड़ी को फॉलो करे।
क्योंकि उस समय चौराहे पर ट्रैफिक को कंट्रोल करने का काम वो ड्राइवरलेस कार्स कर रही होंगी। ये गाड़ियां आपस में बात करेंगी, एक दूसरे की स्पीड समझेंगी, एक दूसरे की दिशा जानेंगी और फिर तय करेंगी कि कैसे सबको बिना रुके आगे बढ़ाया जाए ताकि ट्रैफिक जैम ना हो। अब सवाल है कि आखिर सफेद रंग ही क्यों चुना गया? तो असल में सफेद रंग जरूरी नहीं है, कोई भी अलग और साफ दिखने वाला रंग काम कर सकता है। सफेद तो सिर्फ एक प्रतीकात्मक चुनाव है। इसका मतलब बस इतना है कि जब ऑटोनोमस कोऑर्डिनेशन एक्टिव हो तब इस बत्ती से पता चले। इंसान और मशीन दोनों सिग्नल को अलग अलग तरीके से समझते हैं। इंसानों के लिए रंगों का बदलना असरदार होता है, लेकिन ड्राइवरलेस कार्स के लिए एक ही रंग की लाइट काफी है जो कहे आगे बढ़ते रहो जब तक नया सिग्नल नहीं मिलता। यहां एक बात साफ कर दूं कि अभी तक दुनिया के किसी भी देश में सफेद बत्ती को लागू नहीं किया गया है। ना किसी सरकार ने इसके लिए कोई ट्रायल किया है, ना कोई योजना घोषित की है। अभी ये सिर्फ रिसर्च के स्तर पर है। 2023 में नॉर्थ कैरोलिना स्टेट यूनिवर्सिटी ने एक स्टडी की। उन्होंने एक सिमुलेशन बनाया, कंप्यूटर पर टेस्ट के जरिए पता लगाया कि ये सिस्टम काम कैसे करेगा। और रिसर्च में पाया गया कि जब सड़कों पर बहुत सारी एआई से चलने वाली गाड़ियां होंगी तब ये सफेद सिग्नल ट्रैफिक जैम कम करने में मदद कर सकता है। 2024 में इस रिसर्च को और आगे बढ़ाया गया। इसमें पैदल यात्रियों को भी शामिल किया गया और नतीजे अच्छे आए। पर अब भी ये सिर्फ कागजों और कंप्यूटर्स तक ही सीमित है। हालांकि अगर विदेशों में ये व्यवस्था जल्द आ भी जाती है तब भी भारत में सालों तक नहीं आने वाली, क्योंकि भारत की सड़कों पर अभी वो ड्राइवरलेस कार्स चल ही नहीं सकती। अमेरिका और चीन जैसे देशों में ये कार्स दौड़ रही हैं। वहां के कुछ शहरों में तो इन्हें टैक्सी की तरह भी यूज किया जा रहा है। लेकिन भारत अभी इस तकनीक से कोसों दूर है। अभी तो पहले हम सब यही नहीं सीखें कि ट्रैफिक लाइट्स को फॉलो करें, तो अब सोचिए ये कार और ये टेक्नोलॉजी और ये लाइट। अब आपके मन में सवाल होगा कि आखिर सेल्फ ड्राइविंग कार होती क्या है, कैसे चलती है बिना ड्राइवर के। तो इन कारों में बहुत सारे सेंसर्स लगे होते हैं, कैमरे लगे होते हैं, रडार्स होते हैं और सबसे जरूरी चीज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई। कार की छत पर एक गोल घूमने वाला सेंसर होता है, इसे LIDAR लाइडार कहते हैं। ये चारों तरफ 60 मीटर तक का एरिया स्कैन करता है, एक 3D नक्शा बनाता है। पहिए पर लगे सेंसर बताते हैं कि कार किस जगह पर है, आगे पीछे लगे रडार बताते हैं कि कोई रुकावट कितनी दूर है। फिर कार का एआई सारी जानकारी इकट्ठा करता है, गूगल मैप से भी डेटा लेता है, फिर इंसान की तरह सोचता है और फैसला लेता है और फिर स्टीयरिंग, ब्रेक, एक्सीलरेटर सबको कंट्रोल करता है। कार का सॉफ्टवेयर पहले से ही ट्रैफिक लाइट्स, सड़क के संकेत और लैंडमार्क्स को पहचान लेता है और अगर जरूरत पड़े तो ड्राइवर कभी भी कंट्रोल अपने हाथ में ले सकता है। अब देखिए, इन एआई से चलने वाली गाड़ियों के लिए नई ट्रैफिक लाइट लगाने का आइडिया भले ही अच्छा हो, लेकिन इसके साथ बहुत सारी चुनौतियां भी हैं। पहली चुनौती, लाल पीला हरा सिस्टम जो 100 साल से चल रहा है, दुनिया का हर ड्राइवर इसे जानता है। अगर इसमें बदलाव हुआ तो हर देश को नए नियम बनाने होंगे, सभी ड्राइवर्स को फिर से ट्रेनिंग देनी होगी। ये काम आसान नहीं है। दूसरी चुनौती, अभी आने वाले कई सालों तक सड़कों पर दोनों तरह की गाड़ियां रहेंगी, इंसानों वाली और ड्राइवरलेस। अगर जल्दी में नया रंग जोड़ दिया तो ड्राइवर कंफ्यूज हो सकते हैं और ये सेफ्टी के लिए खतरनाक हो सकता है। तीसरी चुनौती, अभी सेल्फ ड्राइविंग कार्स पूरी तरह परफेक्ट नहीं है, कभी कभी इनमें गलतियां हो जाती हैं। तो सवाल यह है कि क्या हम पूरी तरह इन पर भरोसा कर सकते हैं। अब आपको ट्रैफिक लाइट की शुरुआत का एक दिलचस्प किस्सा बताती हूँ। 10 दिसंबर 1868 को लंदन के पार्लियामेंट स्क्वायर में दुनिया की पहली ट्रैफिक लाइट लगाई गई। उस जमाने में सड़कों पर घोड़ा गाड़ियां चलती थीं, इतनी ज्यादा कि पैदल चलना मुश्किल हो गया था। उस पहली ट्रैफिक लाइट में एक खंबा था, उस पर हाथ जैसे आर्म्स लगे थे जो ऊपर नीचे होते थे। ये रेलवे सिग्नल की तरह काम करते थे। रात में लाल और हरी गैस लाइटें जलती थी। इसे चलाने के लिए एक पुलिसकर्मी खड़ा रहता था। लाइट जलाने के लिए नीचे से गुजरती पाइपलाइन से गैस आती थी, लेकिन एक दिन हादसा हो गया। गैस पाइप में लीकेज की वजह से विस्फोट हो गया। वहां खड़ा पुलिसकर्मी बुरी तरह से घायल हो गया। इसके बाद इस सिस्टम को खतरनाक मानकर हटा दिया गया और अगले 60 सालों तक ट्रैफिक लाइट्स पर बैन लग गया। फिर 1921 में अमेरिका के डेट्रॉइट में विलियम पॉट्स ने 3 रंगों वाली स्ट्रीट लाइट्स बनाई। 1923 में एक अफ्रीकी अमेरिकी वैज्ञानिक गैरेट मॉर्गन ने पहली इलेक्ट्रिक ट्रैफिक लाइट बनाई और 1929 में ब्रिटेन की सड़कों पर ट्रैफिक लाइट्स की वापसी हुई। फिर धीरे धीरे ये सिस्टम पूरी दुनिया में फैल गया। तकनीक बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। पेट्रोल डीजल से इलेक्ट्रिक तक आ गए। अब ड्राइवरलेस कार्स का जमाना आ रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हर चीज को बदल रही है। तो हो सकता है कि आने वाले 10-20 सालों में सड़कों का नजारा बदल जाए।
हो सकता है कि तब सफेद बत्ती भी दिखे ट्रैफिक लाइट में, पर अभी तो ये सिर्फ एक सपना है, एक रिसर्च है। असल में लागू होने में अभी बहुत वक्त है, खासकर भारत जैसे देश में तो और भी ज्यादा। पर हाँ, सोचना दिलचस्प है, जो ट्रैफिक लाइट 100 साल से वैसी की वैसी है, वो भी बदल सकती है। तकनीक के साथ साथ हमारे रोज के जीवन की छोटी छोटी चीजें भी बदलती रहती हैं, तो ट्रैफिक लाइट क्यों नहीं। फिल्मी दुनिया में एक तूफान आने वाला है, नाम है वाराणसी। ये फिल्म बना रहे हैं SS राजामौली, वही राजामौली जिन्होंने बाहुबली और RRR जैसी धमाकेदार फिल्में दी। राजामौली को भारतीय सिनेमा का जादूगर माना जाता है। उनकी फिल्में सिर्फ भारत में ही नहीं, पूरी दुनिया में धूम मचाती हैं। RRR को तो ऑस्कर तक मिला है। अब लोग वाराणसी को लेकर बहुत उत्साहित हैं। ये प्रोजेक्ट कई सालों से चर्चा में है, लेकिन अब जब डिटेल सामने आ रही है तो और हैरान कर रही है। फिल्म का बजट, स्टार कास्ट, फीस सब रिकॉर्ड तोड़ है। बजट सुनकर तो आप चौंक जाएंगे। वाराणसी का कुल बजट 1000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। जी हाँ, 1000 करोड़, उससे ज्यादा। यह भारतीय सिनेमा की सबसे महंगी फिल्मों में से एक होगी। तुलना के लिए समझिए, बाहुबली 2 का बजट करीब 250 करोड़ था। RRR का बजट लगभग 550 करोड़ था, लेकिन वाराणसी ने इन सबको पीछे छोड़ दिया है। इतने बड़े बजट का मतलब है शानदार विजुअल्स, भव्य सेट्स बनेंगे, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा, VFX वर्ल्ड क्लास होगा, हर फ्रेम एक पेंटिंग की तरह खूबसूरत होगा। राजामौली की खासियत यह है कि वो अपनी फिल्मों में कभी क्वालिटी से समझौता नहीं करते, हमेशा वो बेस्ट ही चाहते हैं। इसलिए इतना बड़ा बजट समझ में भी आता है और बढ़िया क्वालिटी के लिए पैसा तो लगता है। अब बात करते हैं स्टार कास्ट की। फिल्म के मुख्य किरदार में है महेश बाबू, साउथ सिनेमा के सुपरस्टार। उनकी फैन फॉलोइंग करोड़ों में है। महेश बाबू और राजामौली के साथ में ये पहली फिल्म है। दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत खास माना जा रहा है। महेश बाबू की एक्टिंग और राजामौली का डायरेक्शन, उम्मीद है ये जोड़ी धमाल मचाएगी। महेश बाबू अपनी फिल्मों के लिए बहुत मेहनत करते हैं, वो अपने किरदार में पूरी तरह डूब जाते हैं। वाराणसी के लिए उन्होंने खास तैयारी शुरू कर दी है। फिल्म की कहानी वाराणसी शहर से जुड़ी है, जो भारत का सबसे पुराना और पवित्र शहर है। गंगा के किनारे बसा ये शहर आध्यात्मिकता का केंद्र है। इसे महादेव की नगरी भी कहा जाता है। राजामौली इस शहर की संस्कृति और इतिहास को बड़े पर्दे पर उतारेंगे। सबसे रोमांचक खबर यह है कि फिल्म में प्रियंका चोपड़ा भी नजर आएंगी, जो करीब 6 साल बाद भारतीय सिनेमा में वापसी कर रही हैं। प्रियंका ग्लोबल स्टार है, बॉलीवुड से हॉलीवुड तक उनका नाम है। उन्होंने अमेरिका में भी कई सफल प्रोजेक्ट्स किए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रियंका ने इस फिल्म के लिए 30 करोड़ रुपए की फीस ली है, जो आज तक किसी भी इंडियन एक्ट्रेस को नहीं मिली। बजट के साथ साथ फीस के मामले में भी फिल्म ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। हालांकि प्रियंका की स्टार पावर और टैलेंट को देखते हुए उनकी फीस जायज लग रही है। प्रियंका के कैरेक्टर को लेकर काफी चर्चा है। फिल्म के डायरेक्टर राजामौली ने इंस्टाग्राम पर प्रियंका चोपड़ा की एक पिक्चर शेयर की है और उन्हें मंदाकिनी के तौर पर इंट्रोड्यूस किया है, जिससे साफ हो गया है कि उनके कैरेक्टर का नाम मंदाकिनी होगा। पीली साड़ी पहनी प्रियंका हाथ में गन लिए हुए हैं। अंदाजा लगाया जा रहा है कि वो एक पावरफुल और अहम किरदार अदा करेंगी। प्रियंका के वाराणसी लुक की तस्वीरें वायरल हुई तो उनके पति निक जोनस ने भी तारीफ की। उन्होंने लिखा, ओ माय गॉड, प्रियंका का ये देसी अवतार सबको पसंद आ रहा है, खासकर उनके फैंस को तो काफी ज्यादा। अब आते हैं सबसे दिलचस्प पहलू पर। महेश बाबू और राजामौली कितनी फीस ले रहे हैं? ये बहुत अलग और चौंकाने वाली बात है। कुछ करोड़ या दसियों करोड़, लेकिन महेश बाबू और राजामौली ने अलग रास्ता चुना है। रिपोर्ट्स की माने तो दोनों नॉर्मल सैलरी नहीं लेंगे, इसके बजाय वो प्रॉफिट शेयर मॉडल अपनाएंगे, यानी फिल्म से जो भी मुनाफा होगा उसमें उनकी हिस्सेदारी होगी। दोनों मिलकर 40% प्रॉफिट शेयर लेंगे। ये एक बहुत बड़ी डील है। अगर फिल्म सुपरहिट हुई तो उनकी कमाई सैलरी से कई गुना ज्यादा होगी। ये फैसला फिल्म में उनके विश्वास को दिखाता है। वो क्लियर हैं कि वाराणसी धमाल मचाएगी ही मचाएगी, इसलिए उन्होंने ये रिस्क लेने का फैसला किया। राजामौली को महेश बाबू की एक्टिंग पर पूरा भरोसा है। उन्हें पता है कि महेश बाबू किरदार को जीवंत बना देंगे। उनका डेडिकेशन और टैलेंट अद्भुत है। महेश बाबू भी राजामौली के विजन पर यकीन रखते हैं। राजामौली ने प्रभास को बाहुबली से सुपरस्टार बनाया, रामचरण और जूनियर NTR को RRR से ग्लोबल पहचान दिलाई। अब महेश बाबू की बारी है। दोनों मिलकर कुछ ऐसा बनाना चाहते हैं जो इतिहास रच दे।
इसलिए दोनों ने सैलरी से ज्यादा विरासत बनाने पर फोकस किया। उनका मकसद सिर्फ पैसा कमाना नहीं है, वो एक ऐसी फिल्म देना चाहते हैं जो पीढ़ियों तक याद रखी जाए। ये सोच बहुत शानदार है। जब कलाकार पैसे से ज्यादा कला को महत्व देते हैं तो कुछ खास बनता है। शायद वाराणसी ही वो फिल्म हो। फिल्म की शूटिंग जल्द शुरू होगी। राजामौली और उनकी टीम महीनों से प्री प्रोडक्शन में लगे हैं। स्क्रिप्ट को कई बार रीराइट किया गया है। वाराणसी में लोकेशंस तय हो चुकी हैं। शहर के घाटों, मंदिरों और गलियों को फिल्मों में दिखाया जाएगा। कुछ सीन्स के लिए ग्रैंड सेट्स भी बनाए जाएंगे। विजुअल इफेक्ट्स का काम इंटरनेशनल स्टूडियो संभालेंगे। आरआरआर की तरह इस फिल्म में भी बेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा। हर सीन में परफेक्शन दिखाने की कोशिश होगी। म्यूजिक का जिम्मा एक बार फिर MM किरवानी पर है, जो राजामौली की लगभग सभी बड़ी फिल्मों में संगीत दे चुके हैं। बाहुबली और RRR जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों में उनके दिए संगीत ने फिल्मों को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। RRR के गाने नाटू नाटू के लिए उन्हें ऑस्कर अवार्ड से नवाजा जा चुका है। गोल्डन ग्लोब अवार्ड और लॉस एंजलिस फिल्म क्रिटिक एसोसिएशन अवार्ड जैसे प्रेस्टिजियस इंटरनेशनल ऑनर्स भी मिले हैं। अब वाराणसी जैसी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक बैकग्राउंड वाली फिल्म के लिए किरवानी का संगीत निश्चित रूप से फिल्म की आत्मा बनेगा और उनकी धुनें वाराणसी की गंगा घाटों, मंदिरों और आरतियों के सार को दर्शकों तक पहुंचाएगी। कॉस्ट्यूम, मेकअप, साउंड डिजाइन सब कुछ टॉप नॉच होने की पूरी उम्मीद है। राजामौली की फिल्में डिटेल्स के लिए जानी जाती हैं। हर छोटी चीज पर ध्यान दिया जाता है। फिल्म इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स तो अभी से दावा कर रहे हैं कि वाराणसी सभी रिकॉर्ड तोड़ देगी। राजामौली का ट्रैक रिकॉर्ड शानदार है। बाहुबली 2 ने 1800 करोड़ से ज्यादा कमाए। RRR ने भी 1200 करोड़ का बिजनेस किया। वाराणसी इनसे भी आगे जा सकती है। महेश बाबू की पॉपुलैरिटी साउथ में बहुत ज्यादा है। प्रियंका चोपड़ा नॉर्थ इंडिया के साथ साथ दुनिया के कई देशों में फेमस है। ये पैन इंडिया हिट का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। ग्लोबल मार्केट में भी फिल्म का जबरदस्त स्कोप है। राजामौली की फिल्में विदेशों में भी खूब चलती हैं। वाराणसी जैसा आध्यात्मिक शहर होने से इंटरनेशनल ऑडियंस को भी अट्रैक्ट करेगी। अगर फिल्म हिट हुई तो महेश बाबू और राजामौली को प्रॉफिट शेयर से करोड़ों मिलेंगे। ये रिस्क उनके लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकती है। फिल्म की कहानी वाराणसी शहर के इर्द गिर्द घूमेगी। ये शहर भारत की आत्मा है। यहाँ गंगा बहती है। यहाँ जीवन और मृत्यु का अद्भुत संगम है। राजामौली इस शहर के रहस्य, परंपरा और आधुनिकता को पर्दे पर लाएंगे। ये सिर्फ एक मनोरंजक फिल्म नहीं होगी, इसमें भावनाएं, आस्था और संस्कृति की गहराई होगी। वाराणसी के घाट, आरती, संगीत, कला सब फिल्म का हिस्सा बनेगा। महेश बाबू और प्रियंका की केमिस्ट्री शायद बहुत अच्छी हो सकती है, देखने लायक हो सकती है। राजामौली ने कहा है कि ये उनकी सबसे पर्सनल फिल्म है। वाराणसी उनके दिल के बेहद करीब है, इसलिए इस प्रोजेक्ट में उनकी आत्मा झलकेगी। वाराणसी सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि भारतीय सिनेमा में एक मील का पत्थर बनने जा रही है। 1000 करोड़ का बजट, राजामौली का जादू, महेश बाबू की एक्टिंग, प्रियंका का ग्लैमर, सब कुछ अभी तो फिलहाल देखने में परफेक्ट लग रहा है। हालांकि अभी तक फिल्म की रिलीज डेट सामने नहीं आई है। बताया जा रहा है कि फिल्म 2027 में रिलीज होगी। तो खबरें अनकही में आज मेरे साथ इतना ही, लेकिन चलते चलते आपको दिखाती हूँ एक वायरल वीडियो जो आया है गुजरात के अहमदाबाद से। CCTV फुटेज ज्वेलरी शॉप की है। एक महिला जिसने अपने चेहरे को ढक कर रखा है, ग्राहक बनकर दुकान में घुसी और गहने देखने लगी। अचानक उसने दुकानदार की आंखों में मिर्ची का पाउडर फेंककर दुकान को लूटने की कोशिश की, लेकिन महिला को अंदाजा नहीं था कि दुकानदार पहले से सतर्क था। उसने तुरंत महिला को पकड़ लिया और करीब 17-18 बार जोरदार थप्पड़ मारे। इसके बाद उसने महिला को दुकान से बाहर धकेल दिया। हालांकि पुलिस के पहुंचने से पहले ही महिला फरार हो गई।